अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोमिना ज़काउर रहमान है। मैं ली कॉर्डन ब्लू टर्की से डिप्लोमा डी कुज़ीन करके आई हूँ। फ़्रेंच कुज़ीन का 1 ईयर का कोर्स है ये। और आज मैं आपकी बीफ स्टेक वर्कशॉप लूँगी और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जब यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो चली जाए, कोई भी क्वेश्चंस हो, आई ट्राई कि मैं वो सब आंसर करूँ और आई स्टार्ट द क्लास नाउ। ये शेफ़ शहजाद हैं, ये मेरे असिस्टेंट शेफ़ हैं। आज किचन में एंटर होने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके हाथ साफ़ हों, आपके कपड़े साफ़ हों, आपके बाल कवर्ड हों ताकि कुछ गिरे ना, जगह क्लियर हो। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है किचन का। उसके बाद मैं आऊँगी मीट के ऊपर। आप सब ने स्टेक खाई होगी, बहुत दफ़ा घर में भी बनाई होगी। पाकिस्तान में ना जो सबसे क्वेश्चन होता है लोगों का कि हमारा मीट टफ़ है, हमारा मीट हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है स्टेक, जूसी नहीं है स्टेक। इसका सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि काउज़, जो पाकिस्तान के अंदर मीट जिनसे लिया जाता है ना, वो ज़्यादातर एज में ज़्यादा होती हैं, उनके साथ काम बहुत लिया जाता है। मतलब गांव वगैरह में उनसे काम लिया जाता है, उनका दूध वगैरह लेके उसके बाद में जब वो बुचर करते हैं वो एक ऐसी एज पे होती हैं कि उनके मसल्स टफ हो गए होते हैं, उनमें इतनी अच्छी फ़ैट की मार्बलिंग नहीं होती। एक अच्छे मीट के कट का पता चलता है उसकी फ़ैट मार्बलिंग से। अब पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलियन मीट भी अवेलेबल है। जो ऑस्ट्रेलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपने मेल काव्स को बुचर करके ऑस्ट्रेलियन मीट भी अवेलेबल है, उसकी मार्बलिंग बहुत बेहतर है। तो ये मेरे पास आज टेंडर लॉइन का एक पीस पड़ा है। मैं भी आऊँगी, वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, वहाँ से मैं आपको सारे मीट से कट्स का समझाऊँगी कि कौन सा किस लिए यूज़ होता है। ये बहुत क्वेश्चन रहता है लोगों का कि हम कौन से मीट के कट की बनाएं। टेंडर लॉइन जो पार्ट है वो सबसे प्रीमियम मीट है। ये जो मसल है ना, ये यूज़ में नहीं आता। जो हमारे मसल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली यूज़ में आते हैं वो मसल्स हार्ड हो जाते हैं। ये सबसे टेंडर मीट है। इसके ऊपर हल्की हल्की सिल्वर स्किन होती है या कभी कभी फ़ैट होता है एक एक्स्ट्रा, उसको आप ट्रिम कर सकते हैं अगर चाहते हैं। जनरली पाकिस्तान के अंदर 200 से 300 ग्राम की होती है स्टेक जो रेस्टोरेंट्स पे सर्व की जाती है। फ्रेंच कुजीन के अंदर 150 से 200 की होती है। वहाँ पे पोर्शन साइजेस छोटे होते हैं, यहाँ पोर्शन साइजेस बड़े हैं, मैं उसके हिसाब से पोर्शन करूँगी। उसके बाद बात आती है कटिंग बोर्ड्स के ऊपर। कटिंग बोर्ड्स स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे अनकुक्ड मीट के लिए, रॉ मीट के लिए रेड कटिंग बोर्ड यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस कंटेमिनेशन के लिए। अगर आप उसी के ऊपर सब्ज़ी काटेंगे, उसी के ऊपर मीट काटेंगे तो क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत ख़तरा रहता है और उससे बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। इसलिए प्लीज़ अपने कटिंग बोर्ड्स घर पे भी आप कोशिश करें कि डिफरेंट रखें। मीट के लिए एटलीस्ट मीट और वेजिटेबल के लिए अलग-अलग रखें। बाकी मैं यूज़ करूँगी जैसे जैसे मैं बताऊँगी कौन से कलर का कटिंग बोर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नाइफ़्स की बात आती है। आज जो मैं नाइफ़्स यूज़ कर रही हूँ ये है शेफ़ नाइफ़। ये एक शेफ़ की बेस्ट फ्रेंड होती है और सबसे ज़्यादा कुकिंग के अंदर ये नाइफ़ मैं यूज़ करती हूँ। जो सेकंड नाइफ़ मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो डीबोनिंग नाइफ़ है। ये थोड़ी सी पतली होती है ताकि इजीली बोन्स के बीच के अंदर से मीट वगैरह निकाल दें। इसके अलावा एक होती है ब्रेड नाइफ़, जो सेरेटेड नाइफ़ होती है, ब्रेड्स केक्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा एक फिले नाइफ़ होती है जो फ़िश की होती है और बेंडेबल होती है। फ़िश के वो बीच में फ़िश के जो कांटे वगैरह हैं उनको निकालने के लिए होती है। इसके ऊपर से मैं अब इसके ऊपर जो एक्सेस फ़ैट और स्किन है ना उसको मैं रिमूव करूँगी। एक और चीज़ मैं स्पेसिफाई कर दूँ, ट्रेडिशनली फ्रेंच कुजीन के अंदर जब स्टेक बनती है उसके साथ एक ब्राउन सॉस सर्व होती है जो कि बेसिकली ब्राउन स्टॉक होती है बीफ की, उसको रिड्यूस करके उस सैचुरेशन पे ले आते हैं, बिल्कुल थिक सा वो एक लिक्विड बन जाता है जिसको ब्राउन सॉस कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूजुअली ये क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास भी टाइम लिमिटेड था तो हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं जो डेमी ग्लेज आता है, डब्बों के अंदर मिल जाता है। उसको मैंने 500 ml पानी में 50 ग्राम डेमी ग्लेज को रख दिया। इसको थोड़ी देर मैं पकने दूंगी ताकि इसके वो डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से और फ्लेवर ख़राब ना करे, उसके कोई लम्प्स ना आए। इसको आप छान भी लें तो बेहतर होगा। यहाँ पे मैं स्टेक के फिलेज काटने लगी हूँ। इसके अंदर ना एक टेल होती है और एक हेड वाला पार्ट होता है। जो टेल और हेड वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा हार्डर होता है। वो आप ग्रेवीज़ में, देसी खाने की, बीफ चिली ड्राई या इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करें जो थोड़ी लॉन्गर कुकिंग की हैं। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ये अब बीच का आ गया फिले मिनियन। इसको मैं इस तरह से, ये स्टेक के पीसेस आ गए। अब मैं बात करूँगी आपसे टेंडराइजेशन की।
आप में से कोई मुझे बताएं, हम घर में गोश्त बनाते हैं, उसको टेंडर या सॉफ्ट करने के लिए आप लोग कुछ तरीका यूज़ करते हैं? जैसे जी बिल्कुल, पपीता होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह क्योंकि हमारे मीट में देखिए आप, ये ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, फ़ैट मार्बलिंग ना उस तरह की नहीं, आप देखते होंगे बाहर कोई कुकिंग वीडियोस में जिस तरह फ़ैट की मार्बलिंग आती है ना, वो लैक करती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मीट में। लेकिन ऑब्वियसली अब हमने यहाँ बनाना है तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से इसको टेंडर करने की मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगी आज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज के दिन की बात है, क्योंकि रेसिपी तो मैं आपको दे दूँगी, आप साथ ले जाएंगे, लेकिन बात टेक्निक के ऊपर फोकस करती है कि स्टेक बनानी कैसे। रेसिपीज़ तो आपको इंटरनेट पे 1000 मिल जाएंगी स्टेक बनाने की। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस साइज़ की काटना चाहती हैं। वैसे ये होएगा 200 से 300 ग्राम के बीच में रखती हूँ, 250 पे मैं डन करती हूँ कि 250 ग्राम की स्टेक हो। अच्छा, उसके अलावा मैरिनेशन वगैरह के ऊपर मैं आती हूँ टेंडराइजेशन के बाद, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ 1-2 दिन पहले मैरिनेट करना। लेकिन आज मैंने एक मैरिनेशन लगा के रखा हुआ है फ्रिज में, और एक मैं आपके सामने करूँगी ताकि आपने फ़िले देख लिए। अब अगला जो स्टेप है वो है टेंडराइजेशन का। आज जो मैं यहाँ पे टेंडराइजेशन करने लगी हूँ वो है केमिकल टेंडराइजेशन। केमिकल टेंडराइजेशन मैं पाउडर से करूँगी, जो टेंडराइज़र पाउडर आपको मिल जाता है, इम्पोर्टेड भी मिल जाता है, लोकल भी मिल जाता है, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी दोनों साइड्स के ऊपर। और फिर इसके ऊपर मैरिनेट लगा के जो मैरिनेशन लिखा हुआ है बीफ का, वो मैं फिर इसको रख दूँगी 2 दिन के लिए। मिनिमम 2 दिन, 1 दिन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ आप 2 दिन के लिए रखें। उसके अलावा एक है मैकेनिकल टेंडराइजेशन। ये एक छोटी सी मशीन है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी मीट टेंडराइज़र के नाम से। इसको जब मैं ऐसे प्रेस करती हूँ ना, इसमें से ये छोटे छोटे से ये निकलते हैं नीडल्स टाइप। इसको अगर ऐसे हम प्रेस करके इसके ऊपर लगाए ना, तो इसमें हल्के हल्के होल्स पियर्स हो जाते हैं, और ये उसके जो कोलेजन और टेंडन्स है ना, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं ये नहीं यूज़ करी क्योंकि यूजुअली सबके घर में ये अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद मैं आऊँगी आपके पास 2 और टेक्निक्स की ऊपर जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं टेंडराइजेशन की। एक है ड्राई एजिंग, एक है वेट एजिंग। आप में से किसी को ड्राई एजिंग या वेट एजिंग के बारे में कुछ पता है? वेट एजिंग ये है कि ये बीफ मैंने काट लिया, इसको मैं वैक्यूम पैक करके, वैक्यूम पैक मशीन्स मिलती हैं, उसमें वैक्यूम पैक करके मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ 4 से 7 दिन के लिए। तो इसके अंदर जो अपने इसका एंजाइम्स और बैक्टीरिया हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे, और इसका जो मीट है उसके टेंडेंस है उनको ये ईट अप करेंगे, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा मीट। तो बस उसके बाद जब मैं निकाल के इसको पकाऊंगी तो वो ज़्यादा सॉफ्टर होएगा। लेकिन उसके भी कुछ टेम्परेचर्स होते हैं, आप अगर इंटरनेट पे रिसर्च करें स्पेसिफिक टेम्परेचर्स के ऊपर रखना होता है, इतना ईजी मेथड नहीं है। उसके बाद एक है ड्राई एजिंग, वो उससे भी लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर ड्राई एजिंग के फ्रिज मिलते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मीट को टांग देते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, बहुत फेमस नुसरत का जो स्टेक्स बनाता है टर्की के अंदर, वो अपना ड्राई एजिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी मीट बिल्कुल ऐसे बटर की तरह हो जाती है, क्योंकि अंदर से मीट वो काफ़ी ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके ऊपर जो एक लेयर आती है उसको वो काट देते हैं, और उसका जो स्टेक है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। लेकिन उसका हल्का सा टेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप 15 दिन 20 दिन एज कर रहे हो, 21 दिन एज कर रहे हो मीट को, तो उसका एक फ्लेवर आता है जो कि हमें नहीं पसंद आता यूजुअली। इसलिए मैं आज आपको सिंपल वे के अंदर बता दूँगी कैसे आप घर में एक रेस्टोरेंट क्वालिटी स्टेक बना सकते हैं। ये मैंने फिलेज काट लिए हैं, इसके ऊपर अब मैं टेंडराइज़र लगाऊंगी। ये नॉर्मल टेंडराइज़र पाउडर है। मैंने दोनों साइड पे टेंडराइज़र लगा दिया है। कोशिश करें वाइट कलर वाला लें, क्योंकि कुछ ब्राउन कलर के में भी आते हैं टेंडराइज़र, वो एक रेजिड्यू छोड़ देते हैं और एक फ्लेवर गंदा छोड़ देते हैं, तो वाइट वाला लें, बेस्ट है, शान का भी मिल जाता है। इसके बाद मैं इसको मैरिनेशन लगा रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ, मैं जो तीनों टाइप्स की स्टेक है उसको साथ ही मैरिनेट कर रही हूँ एक ही मैरिनेशन से। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ क्रश्ड गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक फ्रेश। उसके बाद ब्लैक पेपर है क्रश्ड, फ्रेश को मैंने क्रश किया हुआ है मोटा मोटा, उसमें कुछ पीसेस मोटे हैं कुछ पतले हैं। फ्रेश सबसे बेस्ट रहता है, पाउडर ना यूज़ करें, फ्रेश को क्रश करें। इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट,
और मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं आपको एक टिप दूँगी कि जब भी आप मैरिनेशंस लगाएं ना, उसमें थोड़ा सा अगर ऑयल डाल देना, ऑयल मीट्स के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है जो उसको ख़राब होने से बचाती है, क्योंकि एयर नहीं टच करने देता। एयर में बैक्टीरिया होता है जो ख़राब करता है। तो आप अगर हमेशा कोशिश करें कि किसी भी चिकन को मैरिनेट करें, बीफ को मैरिनेट करें, आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें। एक और मैं आपसे बात शेयर करूँगी कि सॉल्ट मैंने नहीं लगाया, आप सबने नोटिस किया होगा, सॉल्ट जो है ना वो मीट का लिक्विड बाहर निकालता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आप स्टेक पकाने लगते हैं ना, तब आप सॉल्ट करें उसको। इसमें ये मीट मैंने कल ही मैरिनेट करके रखे है। इसके अंदर एक ये 3 फिलेज ही हैं ऐसे, और एक टॉमाहॉक है जो रिब के अंदर से निकलता है। इसको भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये जो आज मैं कुक करूँगी, ये वाला मैरिनेट मैंने आपके सामने किया है। सॉल्ट एंड पेपर के साथ ही स्टेक बनाते हैं और कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर मैं वो बनाऊँगी, यहाँ पे लोग कहेंगे वो रेस्टोरेंट में ऐसी नहीं थी, वो ऐसी थी। तो मैं आपको ज़रा उसको पाकिस्तान के हिसाब से अडेप्ट करके बता रही हूँ, जितनी मैं बाहर की टेक्निक वगैरह यूज़ कर सकती हूँ। आप चाहें आप मत मैरिनेट करें, सिर्फ टेंडराइज करके सॉल्ट पेपर लगाएं खाली। आई थिंक हम लोग मैरिनेशन अपने रीजन के लिहाज से करते हैं। हाँ जी, हमारे फ्लेवर्स और ऐसे ही है, बहुत डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे ही। भी खा लेते हैं। हाँ, कुछ जब तक हम लोग को इसकी स्मेल हाँ, आती है, तो हम उसकी स्मेल को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए हम ये मैरिनेशन यूज करते हैं। क्योंकि देखें वर्ल्ड वाइड तो मीडियम सर्व होती है, सर्व जैसे कुकिंग डिग्रीज होते हैं, इसके अंदर रेयर होता है जो बिल्कुल पिंक है, मीडियम रेयर है जो हल्का सा ऊपर से सीयर्ड है लेकिन बीच में रेड है, फिर मीडियम है, फिर मीडियम वेल है, वेल डन है। पाकिस्तान में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मीडियम वेल या वेल डन स्टेक हो लेकिन जूसी हो, लेकिन उस पॉइंट पे मीट बहुत ड्राई हो जाता है। तो मैं आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ कि कैसे आप वो भी अचीव कर सकते हैं कि वेल डन और जूसी स्टेक आपको मिले। आप चाहें, मैं खुद मीडियम पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं ली कॉर्डन ब्लू में थी, अगर हम एक वेल डन शेफ़ को सर्व कर दें ना स्टेक, वो कभी ट्राई भी नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मीट सबसे सॉफ्ट है। आप टांगों से ऊपर जाते जाए ना, यहाँ से जब आप देखते हैं ना, ये सबसे टफ़ मीट है। जैसे आप पाए बनाते हैं, बोंग बनाते हैं, उसको आप रात के लिए पूरी रात पकाते हैं, 24 आवर्स कुक करते हैं उसको टेंडर करने के लिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं ना, पीसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा टेंडर होते हैं, क्योंकि ये मसल्स कम यूज़ होते हैं, शोल्डर थोड़ा यूज़ होता है लेकिन वो भी थोड़ा टफ़ है। लेकिन सबसे सिरलॉइन वाला पार्ट, ये शॉर्ट लॉइन, रिब, ये सबसे टेंडर मीट होता है। और टेंडर लॉइन सबसे सॉफ्ट मीट है जिसकी सबसे अच्छी स्टेक बनती है। वर्ल्ड वाइड टेंडर लॉइन की ही स्टेक सर्व हो जाती है। आप इसकी एक पिक्चर ले सकते हैं, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी को फ्रेंच मदर सॉसेस का पता है, 5 बेसिक फ्रेंच मदर सॉसेस होती हैं। इसके अंदर एक सॉस है बेशामेल। बेशामेल क्या है? वाइट सॉस हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लावर और बटर या फैट, कोई भी फैट लेते हैं, उसके अंदर दूध डालते हैं। ये सॉस बेशामेल है, ये नंबर 1 है। उसके बाद आती है विलूटे या विलूटे। ये है बेसिकली वही रू आप बनाते हैं, जो रू होता है, जो मैदा और इक्वल अमाउंट ऑफ फैट। आप ऑयल ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, यूजुअली बटर यूज़ होता है। उसके बाद आप उसको रू जो बेशामेल है उसके लिए बिल्कुल वाइट ही रखते हैं कि हल्का सा वो पके और आप उसमें दूध डाल देते हैं। विलूटे के लिए आप उसको ब्लॉन्ड कलर पे लेके जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं। उसके अंदर चिकन स्टॉक डलता है, फिश स्टॉक भी डल सकता है। ये काफ़ी बेसिक सॉसेस के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद आती है सॉस एस्पेनॉल। एस्पेनॉल जो है उसके अंदर आप रू को थोड़ा ज़्यादा डार्कन करते हैं और ब्राउन रू बनाते हैं, और उसके अंदर आप डालते हैं ब्राउन स्टॉक सॉस एस्पेनॉल के लिए। वो भी एक फ्रेंच मदर सॉस है। बेशामेल, विलूटे, एस्पेनॉल, टमेटो सॉस बनती है प्लेन टमेटोज़ के साथ देन करके, उसमें XYZ चीज़ें हैं, उसका आज के टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं। और एक हॉलैंडेज सॉस है जो ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत यूज़ होती है एग्स के साथ, वो भी एक फ्रेंच मदर सॉस है। फिर इसके आगे से बहुत डिफरेंट सॉसेज निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो आज हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं स्टेक के साथ सर्व करने के लिए। एक तो मैं पोटैटो प्यूरी बनाऊँगी। यूजुअली यहाँ मैश पोटैटो ज़रा थिक सर्व होते हैं, मैं ज़रा डिफरेंट करके उनको प्यूरी फॉर्म के अंदर सर्व करूँगी। उसके बाद आपके पास जुकीनी, कैरेट और ग्रीन बीन्स हैं। इनको मैंने काट के थोड़ा सा पानी के अंदर ब्लांच कर लिया है। ब्लांच करके आइस वाटर में शिफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट ना करें। उसके बाद क्योंकि हम इसको ऑयल के अंदर और थोड़ा सा बटर के अंदर पकाएंगे, ये मैंने तीनों सब्जियों को कर लिया है। उसके बाद पोटैटोज़ मैंने बॉईल कर लिए हैं, और इसमें एक बेबी पोटैटोज़ मैं आज यूज़ करूँगी, उसके वेजेस टाइप बना के, उसको भी मैंने हाफ़ बॉईल कर लिया है। इसके बाद एक चीज़ आती है बीच में, मिरपा। आप सबको बेसिकली शायद ना पता हो, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। मिरपा क्या है? ये एक
वेजिटेबल्स का ब्लेंड है, 3 वेजिटेबल्स का यूजुअली यूज़ होती हैं, उसमें फिर वेरिएशंस आ जाती हैं, तो बेसिक है उसमें 3 वेजिटेबल्स हैं, कैरेट, सेलरी एंड अनियन। इसमें 50% अनियन है, 25% सेलरी है, 25% कैरेट है। ये यूज़ होता है सॉसेस के अंदर, लेकिन ये सॉसेस को फ्लेवर करने के लिए यूज़ होता है, ये प्लेट पे सर्व नहीं किया जाता, ये रिमूव कर लिया जाता है। जैसे हम कुछ खाने में डाल लें और हम उसको रिमूव कर लें, जैसे हम कोई कभी गरम मसाला वगैरह की वो बना के थैली सी डाल देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, ये उस तरह एक फ्लेवरिंग एलिमेंट है जो डलता है और फिर निकल जाता है। ये मैंने काट के रखा हुआ है कि मैं ब्राउन सॉस जो बनेगी ना, एक स्टेक सर्व हो रही है विद ब्राउन सॉस, उसकी ब्राउन सॉस के लिए यूज़ होएगा। अब मैं ब्राउन सॉस की बात करूँ तो मैं इसी के ऊपर आती हूँ। मैं पैन के अंदर, इस पे लिखा नहीं हुआ, आप ऐड करें रेसिपी में बीफ बोन्स, ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपके पास नहीं है आप सीधा डेमी ग्लेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बीफ का एक रिचर फ्लेवर देने के लिए ब्राउन सॉस में बीफ बोन्स यूज़ कर रही हूँ। इनको मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के रोस्ट करूँगी। ये एक बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, मैं घर पे यूज़ करती हूँ ये स्टेप, लेकिन वैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें मैं बोन्स को रोस्ट करूँगी। उसके बाद जो मैंने बताया मिरपा, वो मैंने काट के रखा हुआ है, वो उसमें रोस्ट करूँगी। और उसके बाद अंदर जो मैंने सॉस बनाई हुई है, जो मैंने डेमी ग्लेज को पानी में किया हुआ है, वो अंदर डाल के थोड़ी देर पकने दूँगी कि इसका फ्लेवर्स इसके अंदर चले जाएँ। आज हम 3 सॉसेस सर्व करेंगे। सॉसेस का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही है, वरना वर्ल्ड वाइड तो लोग खाली मीट ही प्रेफर करते हैं खाना। मशरूम सॉस है, बीफ ये पेपर सॉस है और ब्राउन सॉस है। यूजुअली हम मैरिड वांस यूज़ करते हैं वर्ड जी, तो हम लोग अगर बढ़ते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि जिस तरह हमारी यखनी स्टॉक बनती है, हाँ जी, तो स्टॉक में हम जो सैलरी यूजुअली हम यहाँ नहीं डालते, उसके ऑल्टरनेट में हम अनियन यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल। कैरेट यूज़ कर लेते हैं, या सैलरी के ऑल्टरनेट हम कैबेज यूज़ कर लेते हैं जी, रिच फ्लेवर के लिए। बिल्कुल। तो उसमें हम सॉर्ट ऑफ यखनी जैसे हम बनाते हैं ना, उसको हम वो कह देते हैं, लेकिन वो होती है बेसिकली स्टॉक। बिल्कुल। तो स्टॉक को में जब सॉसेस हम बनाते हैं तो जो स्टॉक अभी आप बना रही है, बिल्कुल, तो उसी में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही है बेसिकली। जब मैं आपसे अब इस पे आप आई हैं, तो जैसे हम ब्राउन स्टॉक बनाते हैं ना फ्रेंच कुकिंग के अंदर, तो हम बोन्स लेते हैं, 2 किलो बोन्स हैं, उस पर हल्का सा मीट है, हम बोन्स को रोस्ट करते हैं, पहले थोड़े से ऑयल के अंदर रोस्ट करते हैं, उसके अंदर फिर टमेटो पेस्ट डलती है, मिरपा ही डलता है, बुके गार्नी डलता है, वो भी एक हर्ब है, हर्ब्स का मिक्सचर है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसकी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगी क्लास। और उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के मिनिमम 6 आवर्स पकाना होता है। बेसिकली डेमी ग्लेज आपको उसका एक डब्बा वर्जन मिल गया है, तो मैं उसको थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए उसकी एक वो दे रही हूँ, हल्का सा टच दे रही हूँ। ना भी डालें तो आप डायरेक्ट उस सॉस को हल्का सा बटर के साथ इमल्सिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में सॉसेस दोनों रेडी करके ना फिर स्टेक्स पकाऊंगी, ताकि फिर स्टेक्स रेस्ट करें और हम सर्व कर दें। अब मैं आ रही हूँ मशरूम सॉस पे। उसके लिए पैन है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक और अनियन है, पहले थोड़ा सा अनियन फिर उसके बाद गार्लिक, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। ये मेरे को मैं ऐड करने लगी हूँ। ये ब्राउन कटिंग बोर्ड है, ये वेजिटेबल्स के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर मैं मशरूम्स को चॉप कर लूँगी। फ्रेश मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो रेडीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं टिन वाले यूज़ कर रही हूँ। ये गार्लिक अनियन हल्का सा स्वेट हो गया, कलर ना आए, बस सॉफ्ट करना है आपने। उसके अंदर डेमी ग्लेज डाल दिया है, इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डलेगी, मशरूम्स डलेंगे और ब्लैक पेपर डलेगा। सॉल्ट आप सॉल्ट देख के डालें क्योंकि डेमी ग्लेज बहुत सॉल्टी होता है। ये मैंने बोन्स के अंदर और मिरपा के अंदर डेमी ग्लेज डाल दिया है।
इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। ये मैं मशरूम ऐड करने लगी हूँ। ये मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मशरूम सॉस के लिए, थोड़ी सी क्रीम। जो अब मैं पैन जिसमें स्टेक पकानी है ना उसको मैं फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी आप कोई मीट कुक करें आप कोशिश करें वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हो। जब आप गरम ऑयल में एकदम से ठंडा मीट रखते हैं तो वो टफ़ हो जाता है एकदम से, लेकिन अगर वो रूम टेम्परेचर पे हो तो उसको गर्म पे आने में वो उस तरह से हार्ड नहीं होता। इसलिए आप कभी भी ठंडा मीट डायरेक्टली ना पकाएं। 10-15 मिनट पहले चिकन है कोई भी मीट है उसको थोड़ी देर बाहर रूम टेम्परेचर के ऊपर आए, इवन फ्राइंग करते वक्त भी। स्टेक को मैं सॉल्ट करूँगी, उसके बाद मेरे पास फ्रेश गार्लिक है, इसको मैं हल्का सा मैश करूँगी इस नाइफ़ के साथ ही, और साथ फ्रेश रोज़मेरी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश। अब मैं स्टेक को दोनों साइड से सीयर करूँगी पहले, ताकि वो ऊपर हल्की सी एक ब्राउन सी लेयर फॉर्म कर दे। और ये बेसिकली लोग कहते हैं रॉ मीट सर्व करते हैं उसमें बैक्टीरिया है, जैसे कोई लोग रेयर पसंद करते हैं उसमें मीट थोड़ा कच्चा होता है अंदर से। उसके लिए ये है कि जब हम हाई हीट के ऊपर इसको सीयर करते हैं ना तो बैक्टीरिया बेसिकली अंदर तो है नहीं मीट के, बाहर वाले पोर्शंस में ही है, वो जो है वो मर जाता है इतनी हाई हीट के ऊपर। ठीक है, दोनों साइड से सीयर करके हम इसकी बेस्टिंग करेंगे बटर के साथ, गार्लिक और रोज़मेरी के साथ। और उसके बाद फिर हम यूजुअली रेस्टोरेंट्स में, स्कूल में जो मुझे सिखाया गया है अवन के अंदर पकाई जाती है, क्योंकि हमें अवन अवेलेबल नहीं है। हम आपको ज़रा देसी तरह ऊपर से कवर करके सिखा रहे हैं, लेकिन आप चाहें आप अवन पे 180 डिग्रीज़ के ऊपर अवन के अंदर भी पका सकते हैं। आप सब ने ट्राई करनी है स्टेक, आप लोग कैसी पसंद करेंगे? मीडियम तो नहीं प्रेफर करेंगे, वेल डन कर दूं। एक और चीज़ भी होती है, स्टेक को रेस्ट भी करना चाहिए। जब स्टेक बन जाती है आप 5 मिनट तो मिनिमम उसको ना रेस्ट करने दें, ताकि उसके जूसेस एकदम से बाहर ना आ जाएं। और जो एक रेड कलर का एक लिक्विड निकलता है स्टेक से, वो ब्लड नहीं होता, वो एक प्रोटीन होती है, ब्लड नहीं होता। क्योंकि मीट में ब्लड कैसे आ सकता है? ब्लड तो हम ड्रेन कर देते हैं। इसको मैं कवर करवाने लगी हूँ बिल्कुल हल्के के ऊपर। अब मैं पोटैटो प्यूरी जो है उसके ऊपर आ रही हूँ, और जो बेबी पोटैटोज़ हैं, बेबी पोटैटोज़ के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल और बटर का मिक्सचर, खाली बटर यूज़ करें, बटर का स्मोक पॉइंट लो होता है, वो जलता है। अवन में 8, अगर मीडियम है तो 8 मिनट्स, बाकी फिर आपके अंदाजे पे होता है, क्योंकि मैं आपको इतने पीस का बताऊँ, आप इतना पीस रख के गए, मोमिना ने कहा था इतने पे पक जाएगी, तो पकी नहीं है। तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है। ऐसे ही है 180 डिग्री सेल्सियस। ये अवन के अंदर अगर वेल डन करना है तो 15 मिनट, उसमें चेंज साइड करने की ज़रूरत नहीं होती अवन में, क्योंकि चारों साइड से हीट आ रही होती है, यूजुअली ज़रूरत नहीं होती। बाकी आप ज़रा टच करके चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन शेफ़्स यूजुअली रेस्टोरेंट्स पे इतना टाइम नहीं होता कि आप थर्मामीटर लगा के चेक करें। मैंने स्टोव पे अंदाजे से ही होगा, क्योंकि हीट के हिसाब से मुझे लगता है 10 मिनट तो कहीं भी नहीं गए। बिल्कुल लो पे, बिल्कुल लो पे, बिल्कुल लो पे है। अब मैं ये बेबी पोटैटोज़ के लिए मैं थोड़ा सा बटर और ऑयल डाल रही हूँ, उसके बाद मैं पोटैटोज़ रखूँगी, और एक और सॉस पैन के अंदर मैं पोटैटो प्यूरी के लिए मैंने पोटैटोज़ बॉयल करके मैश कर लिए हुए हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा मिल्क और बटर को मेल्ट करूँगी और मैश पोटैटो के अंदर मिक्स करूँगी। एक और मैं आज एक आपको टिप दूँगी, जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं ज़मीन के अंदर जो उग रही हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, और भी बहुत सी हैं, उनको जब आप बॉयल करते हैं ना
हमेशा ठंडे पानी से बॉईल करते हैं, ठंडे पानी से रखते हैं, उबले हुए पानी में नहीं डालते, क्योंकि वो ऊपर से पक जाती हैं, अंदर से कच्चे। यूजुअली हम बना रहे होते हैं, मैं भी बनाती थी कभी, आलू उबाले ही अंदर से सख्त हैं, बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप हमेशा ठंडे पानी से रखें, ठंडे पानी से, मतलब रूम टेम्परेचर वाटर के साथ शुरू करें। यानी हाफ़ बॉयल किए हुए, थोड़े से मुझे लग रहा है ज़्यादा ही बॉयल्ड हैं, तो मैं इस पर कम देर पकाऊंगी। ये अच्छी तरह गर्म करके, ये मैंने बेबी पोटैटोज़ बॉयल करके हाफ़ कट किए हुए हैं। इसको भी मैं स्किन साइड रखूँगी ताकि गोल्डन हो जाएं। ये ऐसे रखूँगी, स्किन साइड अप। उसके अंदर मैं सीजनिंग्स डालूँगी, सॉल्ट, वाइट पेपर, ऑरिगेनो और चिकन पाउडर, और फिर एंड पे मैं ग्रीन पार्सले मैंने चॉप किया हुआ है वो मैं डालूँगी। कोई खाना बनाने में कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं होती, आप कुछ और डाल लें, चिप्स के साथ सर्व कर दें, कोई रेसिपी नहीं होती, टेक्निक होती है। और आप हमेशा फोकस करें टेक्निक के ऊपर कि टेक्निक क्या थी, ये ऐसे क्यों था, ये वैसे क्यों था। रेसिपी कोई नहीं है, मेरे से पूरी रेसिपी बुक ले ले कोई, लेकिन जो मैं टेक्निक सीख के आई हूँ वो नहीं आपको आ सकती। यूजुअली पाकिस्तान में रेसिपी पे फोकस किया जाता है, जो मुझे लगता है कि एक बुरा फैक्टर लगता है। क्लासेस में हमारे क्लासेस होती थी, बच्चे पूछते थे कि हम ऐसे कर सकते हैं वैसे। हमारे शेफ़ से एक ही चीज़, किचन में सब कुछ पड़ा है, ये डालने के लिए पड़ा है, सब डाल सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं डिश को। और हर दुनिया आप कहीं भी जाएं वहाँ पे चीज़ें फ़र्क तरह टेस्ट करती हैं। एक चाय सिंपल सी चीज़ है, मैं टर्की में बनाती थी, पाकिस्तान जैसी नहीं टेस्ट करती थी, दूध फ़र्क है, जबकि मैं यहाँ से पत्ती लेके गई हुई थी। तो टेस्ट चेंज करता है हर जगह, हर चीज़ के हिसाब से टेस्ट चेंज करता है। ये जो सॉस है इसको मैं छान लूँगी। जो मैंने ब्राउन सॉस रखी थी मिर्च और बोन्स डाल के, उसको मैं छानने लगी हूँ। फिर इसको एंड पे गरम करते हुए मैं गरम करूँगी और बटर के साथ थोड़ा सा एमल्सिफाई करूँगी और सर्व करूँगी ताकि वो शाइनी हो जाए। और इसके अंदर थोड़ा सा वाइट पेपर ऐड होएगा। ये मैं सॉस पैन में मिल्क और बटर डाल रही हूँ पोटैटो प्यूरे के लिए। क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी एंड पे क्रीम भी डालूँगी। और ये भी आप देख लें कि सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट कम जाएगा, अगर अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो सीजनिंग उसके हिसाब से डलती हैं। चिकन पाउडर, वाइट पेपर, सॉल्ट। ये मैं पोटैटोज़ गोल्डन हो गए, इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालें तो सॉल्ट पे देख के डालें क्योंकि बहुत सॉल्टी होता है। ऑरिगेनो, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। ऑलमोस्ट डन है ये। 1 मिनट और दूंगी मैं, 1 से 2 मिनट। अब ब्लैक पेपर सॉस के ऊपर आ रहे हैं। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल है, उसके अंदर अनियन और गार्लिक। साथ ही मैंने जो ब्लांच वेजिटेबल्स रखी हुई हैं उनको भी मैं सौते करने लगी हूँ। जो आप ऑयल के अंदर अनियन या गार्लिक को बगैर कलर दिए सौते करते हैं उसको स्वेटिंग कहते हैं। इसमें आप कलर ना दिया करें, ब्राउन ना करें, जो सॉसेज वगैरह के लिए होता है। ये मैं वेजिटेबल्स के लिए ऑयल डाल रही हूँ। ये ग्रीन पेपर कॉर्न्स हैं जो मैं ब्लैक पेपर सॉस में डालूँगी। ये आप ऑप्शनल हैं, यूजुअली रेस्टोरेंट्स में डलते हैं, फ्रेंच कुजीन में डलते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं अवेलेबल होते तो ना डालें। इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी निकाल के नाइफ से। इनको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर लिया। ये ब्लैक पेपर सॉस को एक अच्छा फ्लेवर देते हैं।
सॉस के अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये क्रीम वेजिटेबल्स के अंदर हल्का सा चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये चिकन पाउडर भी फ्लेवर के लिए है, डालना चाहें डालें। ऑरिगेनो, वाइट पेपर। हो गई ये स्टेक। मैं इसको रेस्ट करूँगी, इसको चूल्हा बंद करके कवर करके रख दूँगी। सॉसेस भी रेडी हैं, वेजिटेबल भी रेडी है, बस अब प्लेटिंग के तरफ आएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। जो ब्राउन सॉस हमने मिर्च और उसके साथ की थी, बोन्स के साथ, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको मैं एंड पे उबाल के इसको थोड़ा सा बटर के साथ करूँगी एमल्सिफाई, ताकि वो शाइनी हो जाए। थोड़ा सा मैं वाइट पेपर डाल रही हूँ हल्का सा। और ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है खाने को, जब भी आप बना रहे हो। साथ साथ हर चीज़ की सीजनिंग वगैरह देख लें कि नमक ठीक है। वुडन प्लेटर के ऊपर सर्व करूँगी एक मैं। ये ग्रीन बीन्स को मैंने हरे प्याज साथ फोल्ड करके रखा था, ये मैं ऐसे रख रही हूँ। सेकंड ब्लैक पेपर और मैं प्लेट के ऊपर सर्व कर रही हूँ। ये मैंने पोटैटो प्यूरे को पाइपिंग बैग में डाला है। आप थोड़ा थिक भी रख सकते हैं। ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है, मेरी गलती है, मैं पहले ही मेंशन कर रही हूँ। लेकिन ये गर्म ही, हल्का सा रूम टेम्परेचर ही सर्व होता है। मुझे मिनिमलिस्टिक सी प्लेटिंग ही पसंद है, आप फिर जैसे चाहें। मुझे छोटे पोर्शन साइजेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्लेट्स के ऊपर, बड़ी प्लेट हो।